तो जो चीज़ें मैंने छोड़ी, मैंने उसको ये नहीं सोचा कि मेरा ये सेक्रीफाइस है, मैंने उस सेक्रीफाइस का भी सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने इस चीज़ को फील ही नहीं किया कि मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको ये फील किया कि इट इज़ माई इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इट विल गिव रिटर्न टू मी। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत अच्छा रहा। कंसेप्ट चेंज हो गए जब यहाँ पर आया। तो सबसे सक्सेस फैक्टर का मेरा राज है पारस की मैनेजमेंट। लिटरली बता रहा हूँ, आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ पारस। पारस की मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। सर एक बात बोलूं? हाँ जी सर, आपका स्टूडेंट सीए बन गया। God bless you, God bless you, God bless. Wow, good. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? मस्तम, गुड। तो आज जो है ना, मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। हाँ, और लेकिन उन लोगों के लिए जो इसे गिफ्ट समझ पाएंगे, इस गिफ्ट को पहचान पाएंगे, ठीक है ना? हाँ, और क्या है कि आप लोग स्टडीज़ तो करते ही हैं, मेहनत अच्छे से हो ही रही है, सारा काम है, लेकिन एक जो लाइफ के अंदर जो बड़ा पार्ट रहता है ना, वो रहता है एक्सपोजर का, एक्सपीरियंस का। जो लोग आपके प्रोसेस से निकले हैं, हम आपकी पढ़ाई एकेडमिक पार्ट पे आ जाता हूँ, कि जो लोग इस ट्रैवलिंग से निकले हैं, देखो जो आप ये इंटरव्यू देखते हैं यूट्यूब के ऊपर जो पारस के बच्चों का, ठीक है ना, तो उनका बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? बताओ, बूस्टअप मिलता है या नहीं मिलता? अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है ना, ठीक है। तो इसी तरह से अभी क्या है कि एक स्टूडेंट है अपने, तो उनकी सीए हुई है, सीए अनुज मनचंदा के नाम से हैं। तो हम लोग उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले वो अपनी बात रखेंगे कि उनकी ट्रैवलिंग क्या लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेशन का पार्ट रहेगा। जो बच्चे अच्छे उस मार्क्स से, अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड से है, उनको और ऊपर जाने में हेल्प मिलेगी। तो एवरेज या बिलो एवरेज जो रहे हैं अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, उनको क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो आपको अच्छे से मैं बुलाऊंगा उनको, आपको खड़े होकर तालियों से स्वागत करना है, क्योंकि फिर कल को आपका होगा तभी। ठीक, आइए आइए अनंत, आओ अनंत, आ जाओ, गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं अभी बात कर रहा था, अब आपके सामने मैं ज़्यादा रोल मेरा रहेगा कि मैं साइड में ही रहूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली फाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माई ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देन थैंक्स टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर पहुँचाया। एंड थैंक्स टू पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू डीजे सर, थैंक यू विवेक मनोचा सर, थैंक यू राकेश सर, एंड थैंक्स टू ऑल पारस टीम। थैंक्स अ लॉट, आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ यू सर। You are most welcome, my dear. Most welcome, most welcome. तो अनुज, मैं इनको बता रहा था कि जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड था, हाँ जी सर, तो एक्चुअली जैसे एज ए स्टूडेंट जो है, जैसे मान लो सीए करने से पहले जो आपकी एक स्टूडेंट लाइफ है, 10th क्लास से मानकर चले 9th क्लास तक, तो थोड़ा सा हम ये बोर्ड के चक्कर में और में ज़्यादा वेटेज देते नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपना 10th का, 12th का, फिर पारस में आने का थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से शेयर करें। आप किस टाइप के स्टूडेंट थे? एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, मॉडरेट, उसमें इंटेलिजेंट कैटेगरी में थे, ब्रिलियंट में थे, और फिर आपने सीए ज्वाइन किया। सीए ज्वाइन करने वाली बातें बाद में हम करेंगे, पहले थोड़ा सा अपना बेसिक सा स्टूडेंट लाइफ के बारे में। और मेरी ईगरनेस इस बात में रहती है कि मेरे स्टूडेंट ने सीए बन के और इस दुनियादारी में आके पूरा कंपटीशन मेहनत करके उसने अपना बचपन खोया या नहीं खोया? नहीं खोया सर। वेरी गुड, क्या बात। क्योंकि
मेरा टारगेट जो है, हमारा टारगेट ये डिग्रियां दिलवाना प्रायोरिटी पे नहीं रहता, इंसान खुद को ना खो दे ये प्रायोरिटी पे रहता है। डिग्रियां तो हम दिलवा देंगे, कोई ये चक्कर कहते नहीं है। हैं दुनिया में कहावत है, बचपन खेल में खोया, बुढ़ापा नींद में खोया, उमरिया बीत जाती है। बट मेरा ऐसा नहीं है। वाह, गुड, बहुत बढ़िया। बस हमारी अचीवमेंट इसी में हो गई है कि हमारे बच्चे ने अपने आप को खोया नहीं है। तो बताइए जरा थोड़ा सा ना 10th से 12th। 10 से बताना चाहूँगा कि जो 10th तक जो मेरी स्कूलिंग रही, वो जो अप टू 10th जो 7 से मैं आपको 6 तक जो मेरा रहा क्लासिंग का, स्कूलिंग का, वो काफ़ी अच्छा था। आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट इन माई क्लासिंग। तो जो 7 to 10 तक का जो फेज़ था, कुछ मेरी जो फ्रेंड सर्कल था वो कुछ ऐसा बन गया था कि जो मेरा स्टडी के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था थोड़ा कम हो गया। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया। तो 7 से 10 तक का लेकर के एजुकेशन ऑन एन एवरेज रहा, ज़्यादा ना ही गुड ना ही बैड, एवरेज स्टूडेंट था मैं। लेकिन जब 11th में आए तो मेन यही आता है सबके सामने क्वेश्चन कि व्हाट आफ्टर नेक्स्ट, अब क्या करें, कॉमर्स करें, नॉन मेडिकल करें, आर्ट्स करें, क्या करें। तो मेरे जन्म में भी ये क्वेश्चन था, क्या करें। सबसे पहला क्वेश्चन सब आपके मन में भी आया होगा कि क्या करें अब। तो मैं मेरे वहाँ पर टीचर से मिला, उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे कहा कि मेरा मेडिकल में कोई, साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे साइंस तो लेनी ही नहीं है, आर्ट्स मुझे वैसे नहीं लेनी, तो बचा बैलेंसिंग फिगर तो कॉमर्स, बची कॉमर्स। तो मैंने पूछा कि सर कॉमर्स वगैरह में क्या होता है, तो बोले कि ऐसे ऐसे बिजनेस स्टडीज़ होती है, अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस की नॉलेज होती है। मैं कहा तो बहुत बढ़िया, मेरे तो वैसे बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो ऐसे करते करते +1 स्टार्ट हुई। तो +1 के अंदर कॉमर्स फील्ड के अंदर अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा स्टार्टिंग से ही। तो तो पहले तो ये होता था कि दोस्तों के साथ खेल लेना, कूद लेना, घूम लेना, फिर लेना। तो एक दिन की बात है, मैं आपको जहाँ से मेरी लाइफ के अंदर चेंज आया मैं बताता हूँ कैसे आया। कि एक दिन की बात है, मैं स्कूल से आ रहा था मेरे फ्रेंड के साथ में। तो मैं उसको बोला कि मैं कहा यार अपने फ्रेंड सर्कल है ना, वो क्या करते हैं कि वो घूमने के टाइम तो बुला लेते हैं, खेलने के टाइम बुला लेंगे कि चल आजा क्रिकेट खेल के आते हैं, चल चलें, चल आजा यहाँ चलते हैं, चल चलें। लेकिन जब वो पढ़ते हैं, आज तक कभी बुलाया अपने को? कहता नहीं यार कभी नहीं बुलाते, पढ़ते वक्त तो अकेले पढ़ लेते हैं। मैं कहा अपन क्या कर रहे हैं? तो बोला बात तो तेरी सही है। तो उस दिन ना मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ना मुझे अपनी कंपनी को देखना पड़ेगा कि मैं किस कंपनी में जी रहा हूँ। तो उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि नहीं अनुज, कुछ यूनिक करते हैं। तो तब से मैंने डिसाइड किया नहीं, अब से मुझे ना बदलना है, अपने आप को बदलना है। तब से मैं कहता हूँ कि मेरे नए जीवन की शुरुआत हुई। वेरी गुड यार। जैसे कि कहते हैं कि लाइफ में ना एक इंसान का दिन आता है कि लाइफ में कोई भी फेस ऐसा नहीं होता कि हम लाइफ के अंदर चेंज नहीं हो सकते। किसी का कोई अच्छा फेस स्टार्टिंग में हुआ होगा तो बैड फेस में भी बाद में आ सकता है। लाइफ में चेंज, अपने आप में चेंज लाने का मौका कभी भी आ सकता है। तो मेरे लिए वो दिन था और आज का दिन है जो मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि पढ़ेंगे। तब मुझे इंटरेस्ट लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। तब मैंने कॉमर्स को ना बड़े सीरियसली लेकर के, सिंसियरली लेकर के मैंने पढ़ा। तो मैंने जब अकाउंट्स की कोचिंग ज्वाइन की तो मेरे सर ने बोला कि अनुज अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर 100 भी आ सकते हैं। मैं कहा सर 100 भी आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है? तो मैं कहा यहाँ तो 60 लाने मुश्किल हो जाते हैं, 100 की बात कर रहे हो? तो बोले कि हाँ जी। तो मेरे ना उनकी बात दिल में बैठ गई कि 100 भी आ सकते हैं। तो मैंने टारगेट लिया, एम्बिशन लिया कि आई विल स्कोर 100 मार्क्स इन अकाउंट्स। और रिजल्ट आया, +2 का रिजल्ट आया और मैंने इस मार्कशीट में सबसे पहले देखे अकाउंट्स के मार्क्स एंड मार्क्स वॉज 100। आई वॉज लिटरली शॉक्ड। क्या बात। आई वॉज शॉक्ड। इसमें जो बड़ा रोल रहा वो पॉजिटिविटी का था। मैं स्टार्टिंग से ही ब्रह्मा कुमारीज का रेगुलर स्टूडेंट रहा हूँ। मैं राजयोगा मेडिटेशन का प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरे को उसके अंदर क्या है कि पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो मैंने स्टार्टिंग से ही राजयोगा मेडिटेशन, एज यू थिंक सो यू बिकम, मैंने इस लाइन को अपने माइंड में रखा हुआ था कि जैसा आप सोचोगे वैसा बनोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक लाइफ में हम क्या करते हैं कि हम चाहते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, पाते कुछ हो रहे हैं। हाँ, पाते कुछ हो रहे हैं, बनना कुछ और चाहते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा लाइफ का यही फेज रहा कि मैंने जो सोचा उसको करके दिखाया। पॉजिटिव थिंकिंग का रोल रहा। तो +2 में ही ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला कि अनुज कहते अपन +2 के बाद में CA करें। मैं कहा वो क्या होता है?
कहते हैं कि ऐसे ऐसे ना मेरी एक सिस्टर है, वो सीए कर रही है, वो सीए बन चुकी थी, तो बोले कि वो सीए बन चुकी है। तो मैंने कहा अच्छा क्या होता है, तो उसने मेरे को थोड़ा बहुत बताया सीए के बारे में। मैंने कहा अच्छा कहाँ से होती है, तो बोला कि हिसार। फिर मेरे एक दो दोस्त और थे जो हमारे अकाउंट्स की कोचिंग में ही थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हिसार के अंदर पारस इंस्टीट्यूशन है, तो पारस वगैरह के ना कुछ उस टाइम सेमिनार वगैरह भी हुए थे। तो मैं सेमिनार के अंदर आया था, तो मैं सेमिनार के अंदर आया तो इन्होंने गाइड किया, काफ़ी बताया कि ऐसे ऐसे सीए के बारे में थोड़ा नॉलेज दी। तब से मुझे हो गया कि मुझे तो सीए ही करनी है, अंदर से हो गया कि मुझे तो सीए ही करनी है, कुछ भी हो जाए सीए ही करनी है। तो मैं पारस में आया, तो पारस में मेरी काउंसलिंग हुई विवेक मनोचा सर से और डीजे सर से हुई, और क्या कहते हैं राकेश सर से, तो उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। तो पारस में सबसे बड़ा जो है कि वो ऐसे ही नहीं ले लेते आपको, एक इनका सीपीटी से पहले एक टेस्ट होता था, सीपैट का असेसमेंट टेस्ट है वो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करके कुछ होता था, असेसमेंट टेस्ट। कि जैसे कि सीपीटी सीए में स्टार्ट करने के लिए, जैसे अभी आपका सीए फाउंडेशन है, नहीं तो इंटर के हैं ये स्टूडेंट्स, इंटर के स्टूडेंट हैं, अभी जैसे सीए फाउंडेशन हो गया है सीपीटी की जगह, तो ऐसे ही उसकी तरह ही एक पारस वाले टेस्ट लेते थे। तो मैंने पारस का टेस्ट दिया, मेरा एक फ्रेंड तो टेस्ट देने के बाद ही चला गया, भाग गया टेस्ट देख कर के भाग गया। इसीलिए लिया जाता है, कह रहा है कि यहाँ पर ये हाल है तो सीए कैसे होगी। मैंने कहा यार तू तो अभी से हार मान ली, रिजल्ट नहीं आया, पहले देखते ही भाग गया, उसी दिन भाग गया। तो आधे लोग तो वहीं से ही निकल जाते हैं, तो रह जाते हैं मक्खन, तो धीरे धीरे वहाँ पे आते हैं। तो पारस ने काउंसलिंग की, फिर उसके बाद में मैंने सीपीटी ज्वाइन करी और सीपीटी क्वालिफाई की, तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्टिंग से शुरू हुई। उसके बाद जैसे यहाँ आए, आपने ज्वाइन किया, और फिर जैसे अकाउंट्स में 100 मार्क्स थे, तो मैं अनफॉर्चुनेटली 100 मार्क्स वालों की बात करता हूँ क्लास के अंदर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर अकाउंट्स पढ़ के? क्या एक्सपीरियंस रहा, देखो अकाउंट्स में जो बेसिकली +2 में कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यहाँ पर आकर के सर कहते हैं भूल जाओ व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट गो एंड गॉन सब भूल जाओ, है ना। यहाँ पे चलता है एसेट कंसेप्ट, लायबिलिटी कंसेप्ट। तो सर ने जो एक्चुअल में आने के बाद में अकाउंट्स की डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन करवाई कि एक्चुअल में अकाउंट्स होता कैसे है। मैंने इकोनॉमिक्स आज दिन तक नहीं पढ़ी थी, क्योंकि कभी अपने करिकुलम में ही नहीं होती। तो विवेक मनोचा सर ने काफ़ी अच्छे से समझाया मेरे को। मैथ्स लिटरली मेरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं रही है मैथ्स के अंदर, एवरेज रहा हूँ। तो मैथ्स उसके अंदर स्टैट सब्जेक्ट था अपना सीपीटी के अंदर, तो सर ने इकोनॉमिक्स को, स्टैट को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया, और बिजनेस कम्युनिकेशन डीजे सर ने समझाई। तो मतलब ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा ना, बहुत अच्छा रहा। कंसेप्ट चेंज हो गए जब यहाँ पर आया। तो सबसे सक्सेस फैक्टर का मेरा राज है सीए की, पारस की मैनेजमेंट। अब आप ये मत समझना कि यहाँ पर आकर के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लिटरली बता रहा हूँ, आई एम हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ पारस। पारस की मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम +2 से निकलते हैं, तो +2 से निकलते ही क्या होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे कि आज दिन तक हम बंधे हुए थे और हमें खुला छोड़ दिया गया, और हम ऐसे भागते हैं। तो क्या है कि हमें मैनेजमेंट नहीं मिल पाती, इसलिए कॉलेज में बहुत सारे 90% वाले स्टूडेंट भी क्या होते हैं, एवरेज स्टूडेंट बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं गलत संगतों में पड़ जाते हैं। लेकिन पारस ने स्कूल कम कॉलेज का जो एक प्लेटफॉर्म दिया, वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये दिया कि यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है, एक ही प्लेटफॉर्म पर ही आपको काउंसलिंग भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे, आपके टेस्ट भी लेंगे। तो सबसे बड़ी जो मेरे को लगी, पारस की मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि जो वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और इनके मॉक टेस्ट होते हैं, उनका रोल बहुत बड़ा रहा मेरी सक्सेस फैक्टर को लेकर के। तो बहुत अच्छा मेरा इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा। प्लस में ये है कि जब एजुकेशन का एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अब मैं सीपीटी के बाद में आईपीसीसी में आ रहा हूँ। तो आईपीसीसी में भी उस टाइम ये था कि आईपीसीसी में पहले तो पारस का ये था कि सीपीटी में, जैसे जो मार्केट में बहुत हवा थी ना, सीपीटी में मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का रिजल्ट था 20%, 25%, और पारस का रिजल्ट आता था 75%, 80%। उसका रिजल्ट का फैक्टर ये था कि इनकी मैनेजमेंट। और फिर ये हुआ कि जब मैंने सीपीटी को देखा कि जब सीपीटी में इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे आईपीसीसी भी यहीं से लेनी चाहिए। तो बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे कि यहाँ से लेंगे, सैटेलाइट से लेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि आपको मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं आईपीसीसी भी यहीं से करूँगा। तो आईपीसीसी में जो मैंने सर से पढ़ा,
एक्चुअल में बता रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। आप लोगों के लिए एक टिप देना चाहूँगा कि जब आप क्लास में बैठे हो ना, आई वॉज ऑल्सो बैक बेंचर। ये पीछे वाले तो इसमें खुश हो जाते हैं। नॉट एट ऑल, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल लास्ट में नहीं, मतलब वो फर्स्ट रो में बैठे ना उधर, तो उस आगे तुम्हारी बारी आ गई। उस कैटेगरी में बैठते थे। तो ऐसा नहीं है कि जो आगे बैठे हैं वो ज़्यादा ज्ञान लेंगे या जो पीछे बैठे हैं वो नहीं लेंगे, ये सभी मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मेरा ये था कि मेरा सर ने एक बात कही थी, अनुज गिव योर 100% इन ईच एंड एवरी फील्ड। जब आप पढ़ रहे हो गिव योर 100%, जब आप पढ़ रहे हो गिव योर 100%, जब आप इंजॉय कर रहे हो देन गिव योर 100%, जब आप दोस्तों के साथ हो उस टाइम पढ़ाई ध्यान में नहीं आनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पढ़ते वक्त भी बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, लैक होता है, और वहाँ पर जैसे ही हमारा कंसंट्रेशन वीक हुआ वहीं पर ही सर ने कोई कंसेप्ट समझाया, क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर ये कंसेप्ट था और चला गया, वहां पर आप लीक कर जाओगे। तो सर ने कहा था कि अनुज गिव योर 100% इन ईच एंड एवरी वर्क। जो काम कर रहे हो उसको इतनी शिद्दत से करो कि उसके अंदर आप एक्सपर्टीज हासिल कर लो। तो जब मैं अकाउंट्स को पढ़ता था तो मेरे मन में ये था कि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे पढूं कि मेरे अंदर ये कंसेप्चुअल नॉलेज आए, ऐसे नहीं कि मैं सीए बन जाऊं, कंसेप्चुअल नॉलेज आए ताकि मैं उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। और यही रोल रहा कि मैंने उसको बड़ी सीरियसली लिया। पारस की मैंने सारी क्लासेस ली। एक बात एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, 9 मंथ्स की क्लासेस के अंदर, IPCC ग्रुप 1 की 9 मंथ्स की क्लासेस के अंदर मेरी 1 दिन की छुट्टी थी। और दैट वाज ड्यू टू मेरे दादी जी एक्सपायर हुए थे, तो उनकी 13वीं थी, उस दिन मैंने वो छुट्टी ली थी, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। तो वो कमिटमेंट जो थी वो मेरे अंदर थी कि मुझे अपना 100% देना। जिस दिन मैंने 99 किया, क्योंकि देखो एक्सक्यूजेज तो दुनिया देती है, हमें एक्सक्यूजेज नहीं देने। वी हैव टू बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड। प्रॉब्लम इज देयर, वी आर सोल्यूशन ओरिएंटेड। हमें समाधान ढूंढना है। तो मुझे ये था कि एक्सक्यूजेज नहीं देने। इन्होंने हमारी जो बातचीत हो रही थी थोड़ी ऊपर, तो +2 का तो बता ही दिया इन्होंने, अकाउंट्स में 100 जैसे लिए, फिर उसके बाद यहाँ से CPT ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आगे IPCC जिसे आप इंटर कह रहे हैं, कोस्ट एंड FM का जो सब्जेक्ट है उसमें 60 मार्क्स थे इनके, अकाउंट्स ग्रुप 1 में 65 थे, ग्रुप 2 में 63 थे। और मैं सारा इसलिए बता रहा हूँ कि इस जर्नी के बाद भी मतलब हो सकता है किसी की रैंक आई हो, किसी ने बहुत टॉप किया हो, इंडिया में टॉप किया हो, अकाउंट्स में, कोस्ट में टॉप किया हो, रैंक होल्डर हो, उसके बावजूद फाइनल के अंदर जाकर ले देकर बच्चा जो है ना कोचिंग पर ही टिकता है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। इनका जो एकेडमिक पार्ट है, फाइनल का जो स्टडी वाला पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट जो है वो सेल्फ स्टडी पे रहा है। और FR जो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स मानकर चलें आप, अभी तो आपको पता नहीं इतना, 69, टैक्सेशन में 2 होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में 60, इनडायरेक्ट टैक्स में 61। तो ये इनकी जर्नी रही है इसके अंदर। मैं आपको IPCC का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले IPCC का ही स्पेसिफिकली मैं आपको अकाउंट्स का ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अकाउंट्स में जो सर ने क्वेश्चन बैंक बनाया था, अभी भी होगा शायद आपका, अकाउंट्स में, कोस्टिंग में जो क्वेश्चन बैंक, और CPT में तो थे ही थे, पूरे के पैक मटेरियल थे, ये कर लो बस पास। हाँ, उसमें सब कुछ उसमें MCQs थे, उसमें सब कुछ था, मतलब इतना पैक मटेरियल। मैं कह रहा हूँ कि वो कर लिया, उसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब इकोनॉमिक्स का, लॉज का, अकाउंट्स का, हर सब्जेक्ट ऐसे था कि पैक्ड, ये आपने कर लिया ना, इससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। IPCC में सेम आगे कंटिन्यू रहा। IPCC में बताता हूँ सर की जो मतलब बेस्ट थिंग थी कि सर ना, एक तो बुक काली करते हो या अभी भी कोई भी पेंसिल यूज करते हो? अभी भी क्लास में नहीं करता ना, बहुत बढ़िया करते हो, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ, सर ने कहा कि बुक काली हो जानी चाहिए, रंग बिरंगी हो जानी चाहिए, ऐसी बुक दिखनी चाहिए कि कोई देखे ना कहेगा ये क्या है। सबसे बड़ी चीज जो सर के साथ में सीखी, सर पहले क्वेश्चन को पढ़ाते हैं, पूरा पढ़वाएंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ाएंगे, उसको हाईलाइट करवाएंगे, पूरा पढ़ लिया। फिर आपको, हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था कि सर आप क्वेश्चन करने के लिए देते थे कि ये करके आना, सेम चल रहा होगा अभी, पहले क्वेश्चन को करके आना, फिर नेक्स्ट डे आकर के जिसका सोल्व हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो सर पूरा का पूरा क्वेश्चन खुद करवाएंगे। और मैं कह रहा हूँ कि उस होमवर्क को ना लिटरली दिल से करना। बहुत बार ऐसे आएगा कि आप सोचोगे कि नहीं छोड़ देते हैं, कोई नोटबुक में भी चेक हुए नहीं हुए, नोटबुक चेक हुए नहीं हुए डजंट मैटर, आप अपने आप से चीट मत करना,
एक आधे दिन चल कभी ऊपर नीचे हो जाता है तो चलता है, लेकिन आप अपने आप से चीट मत करना। उस होमवर्क को ना बड़े सीरियसली करना, क्योंकि उस होमवर्क में ऐसे ऐसे कंसेप्ट आपके निकल करके आते हैं कि आपकी क्वेश्चनिंग पावर इंक्रीज होती है। तो मैं उस होमवर्क को जब करता था तो बहुत सारे डाउट्स आते थे, नहीं निकलते थे क्वेश्चंस, अगले दिन सर आगे करवाते थे, फिर लगता था कि अच्छा इसमें ये भी चीज़ हो सकती है। तो सर का क्या था कि वो क्वेश्चन पहले घर पे किया, तो जब मैंने घर पे किया तो मेरे को लगा कि ये 3 पॉइंट है, मैंने हाईलाइट कर लिए। नेक्स्ट डे सर ने करवाया, सर ने कहा कि ये 3 में से 2 पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डबल हाईलाइट कर लिया, फिर उसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज रिवीजन किया। रिवीजन करते वक्त मान लो कि मैंने 6 क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन के अंदर ऐसे हैं कि जहाँ पर मैं कंसेप्ट को भूल रहा हूँ, तो उन कंसेप्ट को मैं क्या करता था कि उनको हाईलाइट कर सर करवाते थे कि इसको लिख दो इंपॉर्टेंट, इसको लिख दो मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज करो कि एक चैप्टर के अंदर, जैसे कि इंश्योरेंस वाला चैप्टर है आपका, उसके अंदर मान लो कि 50 क्वेश्चन है, तो लास्ट में आपके वो 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। 5 क्वेश्चन में भी वो हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वैसे बन जाएंगे अगर आप एग्जाम में सिर्फ वो रिवाइज करके जाओगे ना, क्योंकि बाकियों में आपकी कमांड बन चुकी है। आपको 1 डे रिवीजन सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन बाकी आपकी कमांड बन चुकी है, तो आपको सिर्फ वही कंसेप्ट पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट, जहां पर आप भूल रहे हो। तो ये वो जो स्ट्रक्चर था ना, मेरे को बहुत पसंद आता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, फाइनल में जब मैं एफआर की मैंने कोचिंग ले ली, मेरी जब आर्टिकलशिप चल रही थी तो मैंने कोचिंग ले ली, लेकिन उस टाइम मैं साथ मैं उसको रिवीजन नहीं कर पाया। जब मैंने उसको रिवीजन के लिए उठाया तो मेरे को फाइनली आई वाज लॉस्ट कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं उसको साथ साथ रिवीजन नहीं की। यहाँ पे ये था कि साथ साथ पढ़ रहे हो, साथ साथ रिवीजन कर रहे हो, वीकली टेस्ट दे रहे हो, मंथली टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद में आपकी कमांड आ जाती है, उसके बाद में वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको लगता है कि पारस का दूसरा टेस्ट देने गया हूँ और मैं पास हो गया, ये फियर नहीं रहता। लेकिन वहाँ पे क्या था कि क्लासेस होगी, तो फाइनल लेवल पे थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होता है, क्योंकि आप आर्टिकलशिप के लिए बीच में आप अपनी क्लासेस देखते हो। तो जब मैंने उस सब्जेक्ट को उठाया ना, तो मेरे को ना लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को ना डर लगने लग गया उस टाइम कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने याद किए कि मैंने IPCC में क्या किया था, मैंने उस कंसेप्ट को याद किया। मैंने पूरे के पूरे पहले के पहले जितने भी नोट्स थे हमारे क्लासेस के, वो नोट्स पढ़े, फिर उसको समझा। मैंने वही कंसेप्ट लिया कि सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व किए, उसमें वही कंसेप्ट फॉलो किया, उसमें इंपॉर्टेंट मार्क किए, उसमें हाईलाइट किए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट किए। एग्ज़ाम वाले दिन सबसे बड़ी बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि लास्ट के दिन का कोई सर ये बता दो कि लास्ट के दिन में क्या पढ़ के जाना है। मैं कह रहा हूँ कि सर नहीं बताएंगे, सर ने क्लास में बताया था कि कैसे पढ़ना है। लास्ट के दिन में अगर आप पूछते हो कि 15 क्वेश्चन बता दो, वो कोई भी टीचर बता देगा, लेकिन उससे पास भी हो जाओगे, जिंदगी में सीखोगे नहीं। जो आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करोगे ना, तो मैंने क्या किया कि मैंने मार्क कर लिए कि लास्ट डे पे मेरे को क्या रिवाइज करके जाना है। तो लास्ट डे पर के इजीली वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिवाइज हो गया और आई स्कोर्ड 69 मार्क्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उसका सब्जेक्ट बहुत वाइड है, मतलब अपने आप में फाइनल का हर सब्जेक्ट वाइड है। तो ये रीज़न था, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर समझ में आ गया था कि क्या है। जो फाइनल में मैंने जो एक कमी महसूस की पारस की, फाइनल में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो मेरे को यही लगा कि ना फाइनल में गाइड करने वाला कोई नहीं है। और मैं आर्टिकलशिप में भी इतना बिजी हो चुका था कि मेरा ना पारस से भी थोड़ा लिंक्ड डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो क्लाइंट्स वगैरह पे इतना बाहर जाना, कभी कहाँ जाना, कभी MNC में, कभी किधर जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, तो ये कनेक्शन थोड़ा दूर हो गया था। तो फाइनल में ना सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये मिस करी कि आप कोचिंग तो ले लेते हो, लेकिन आप उस टीचर के साथ में वो कनेक्ट नहीं रह पाते, वो मैनेजमेंट नहीं मिल पाती, आपको गाइडेंस नहीं मिल पाती कि आपको करना क्या है। मैं कह रहा हूँ कि यू आर ब्रिलियंट, आपके पास माइंड की कमी नहीं है, आप जीनियस हो। मैं कह रहा हूँ कि आप जो यहाँ पर बैठे हो ना, इतने जीनियस, कितने 100 बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे हैं वो जीनियस माइंड बैठे हो। अपने आप को समझो कि यू आर द बेस्टेस्ट इन दी वर्ल्ड, जीनियस माइंड हो आप यहाँ पे। और आपके जीनियस के अंदर आपका जो बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो पारस इंस्टीट्यूट कर रहा है। रीज़न भी आपको ऐसी मैनेजमेंट मिल रही है जो कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, और ये चीज़ आप में भी शायद आज रियलाइज़ नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन जब आप आर्टिकलशिप में फाइनल की तैयारी करने लगोगे ना, आपको उस दिन रियलाइज़ होगी कि आपको वो सिस्टम को आप मिस कर रहे हो। क्योंकि फाइनल के लेवल पे ना कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता कि आपको किस सब्जेक्ट, किस टाइम पे, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं तो चाहूँगा कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करो जिसमें फाइनल की कोचिंग। नहीं, वो चल रहा है बिल्कुल एकदम। और वो हम क्या तैयार करेंगे, देखो हमने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, अब आप लोग मिलकर तैयार करो। हम बुढ़ापे की तरफ है, रिटायर होना चाह रहे हैं, वजन करने हैं थोड़े से यार,
ब्रेक डांस कर लिए, है ना। कुछ बच्चों के मतलब एक कॉमन से सवाल हैं, फिर ये भी पूछ लेंगे कि जैसे आपने फाइनल में सेल्फ स्टडी को किया, ये आप, हाँ वो आप सब्जेक्ट वाइज और बता रहे थे थोड़ा। सब्जेक्ट वाइज बता रहा था कि एक चीज़ है कि ना एंड तक ना सबसे एक चीज़ याद रखना, बिलीव इन योर टीचर। कॉन्फिडेंस ना यहीं पे वीक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे, मैं कह रहा हूँ कि आपकी क्लास में भी ऐसे होंगे या हर जगह थोड़े थोड़े बच्चे रहते हैं कि ना ये सोचते हैं कि यार बाहर का ये मटेरियल बहुत अच्छा है, ये भी पढ़ लें और वो भी पढ़ लें। बिलीव इन योर टीचर। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आप बिलीव कर लोगे ना कि ये मेरे को पास करवा के छोड़ेंगे, यही मेरी लाइफ बनाएंगे, उस दिन आप सक्सेस के हाइट पर होंगे। बिलीव इन योर टीचर। रीज़न ये है कि बिलीव किया तो क्या है कि मैंने क्लासेस की आपको बताया कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक कोई भी क्लास ना मिस नहीं की। तो जैसे कि कोस्ट एफएम की जो तो दुष्यंत सर ने पढ़ाई थी, दुष्यंत सर ने पढ़ाई थी, तो जो कोस्ट का सब्जेक्ट भी था, तो उसकी क्लासेस भी क्या हुआ कि जैसे लास्ट टाइम पे रिवीजन क्लासेस चल रही थी, बहुत सारे बच्चे ना छोड़ के चले गए कि अब तो हम सेल्फ स्टडी करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मैंने एंड तक लास्ट दिन तक भी क्लास अटेंड करी। उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो मेरे को सर ने ना एक बात याद की थी कि अगर क्लास में अटेंशन है, एग्जाम टाइम पे कोई ऐसा टॉपिक जो आप नहीं पढ़ पाए, फिर भी अगर आपने क्लास में 100% दिया ना तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। ऐसा ही हुआ मेरे साथ में कोस्ट एफएम के अंदर। एक्चुअली ना कोस्ट और एफएम पहले कंबाइंड थी, कंबाइंड सब्जेक्ट था, 50-50 मार्क्स का। कोस्ट मैं टीच करता था, एफएम डीजे सर दुष्यंत सर अभी भी दुष्यंत सर टीच करते हैं। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि कोस्ट एफएम अब आपके 100 नंबर के हो गए, वो उस टाइम अपने आप में 200 नंबर का सब्जेक्ट 100 नंबर के अंदर था। हाँ। तो वो एक थी। तो जब मेरे को डीजे सर का भी बहुत सपोर्ट रहा कि एफएम के अंदर ना बहुत बार ऐसा होता था कि कई बार होमवर्क नहीं करके और लास्ट में खड़े हैं। तो डीजे सर तो कॉपियां चेक भी करते थे सर। तो इसमें क्या होता था कि होमवर्क करते थे ना तो बहुत सारे डाउट्स आते, क्योंकि एफएम आपका एक नया सब्जेक्ट है। तो लेकिन ये क्या कि अगर आप उसको होमवर्क को अच्छे से करते रहते हो, तो डीजे सर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बातों को मतलब कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। जैसे कि विवेक सर का रहा कि इकोनॉमिक्स को और स्टैट को इतने इजी तरीके से उन्होंने समझाया, और लोगों का गौरव सर को मतलब कि जो कार्टून के तरीके से उनको समझाना, सेम चल रहा है वो अभी भी चल रहा होगा। तो वो जो कह रहा है कि जो कार्टून के आपको पूरी लॉ पढ़ लोगे, पूरी ऑडिट पढ़ लोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आपको पिक्चराइज है, आपको पता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, ये गया, पूरी कहानी बन जाती है। यही हम कहानी पूरे दिन में करते हैं। तो वो पिक्चराइज हो जाता है, और उस पिक्चराइज को लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा। वो कब आएगा? जब आप टेस्ट दोगे, आप लिखोगे। क्योंकि अनलेस अनटिल आप उसको लिखना नहीं सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में आई से क्या मांगेगी? चित्र नहीं मांगेगी, पता चले वहाँ पे बना करके आ गए डायग्राम, वो नहीं चलेगी। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, तब तक आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो आपको आर्टिकुलेट करना भी आना चाहिए। गुड। इस ट्रैवलिंग के अंदर मिस क्या किया? त्याग के रूप में क्या त्यागा? त्याग क्या किया? अच्छा, त्याग आपको क्या प्यार सुना? नहीं एक्चुअली सुना ही नहीं था। त्याग की बात, सैक्रिफाइस क्या करना पड़ा? मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ऐसे 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 कर लेते हैं, छोड़ना पड़ता है चीज़ों को। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये रूल है कुदरत का भी। कुदरत भी एक चीज़ ज़्यादा देती है तो दूसरी कम करती है, ठीक है? तो उसका कुछ एक तो चीज़ है कि मैंने ना त्याग का त्याग किया। त्याग का मतलब समझते हैं? कोई बता सकता है त्याग क्या त्याग? कोई एक हैंड रेज करो। मतलब जो चीजें दूसरे सेक्रीफाइस करते हैं वो आपने नहीं करी और अपने आप को जिया, ऐसा कुछ। ठीक है। और कोई? आपने कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दिया चीजों से, मतलब सेक्रीफाइस करना छोड़ ही दिया एक तरह से। सेक्रीफाइस करना छोड़ दिया। और कोई? त्याग का भी त्याग। जैसे कोई अगर मान लो सेक्रीफाइस करता है तो आपने सोचा कि मैं कोप अप कैसे कर सकता हूँ उस चीज़ को साथ में करने के साथ में। जैसे अगर मेरे स्टडीज़ है तो मैं गेमिंग वगैरह के लिए भी अगर मैं टाइम निकाल सकता तो निकालूंगा। नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। जैसे कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप क्या करते हो कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद में बिजनेस को बड़ा करते हो, फिर आपका बिजनेस क्या होता है कि खड़ा हो जाता है। तो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसको क्या कहते हो कि आपने 1 लाख रुपए त्याग किया या इन्वेस्टमेंट की? क्या कहते हो? इन्वेस्टमेंट की। तो जो चीज़ें मैंने छोड़ी,
मैंने उसको ये नहीं सोचा कि मेरा ये सेक्रीफाइस है, मैंने उस सेक्रीफाइस का भी सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने इस चीज़ को फील ही नहीं किया कि मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको ये फील किया कि इट इज़ माई इन्वेस्टमेंट, आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, इट विल गिव रिटर्न टू मी एंड इट इज़ गिविंग एट ऑल। त्याग की बात आते हैं, अब प्रैक्टिकल थोड़ा बात कर लेते हैं। भाई इमोशंस समझ रहे हो ना, कि अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो आप एहसान करते हैं खुद के ऊपर, और आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं, और दबी हुई भावनाएं तो आपको बीमारी करेगी। तो आप कभी ना कभी किसी subject ना ही नहीं किसी को मानते। बोलोगे, या तो पेरेंट्स को क्या होगा कि यार मैंने तो ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, सी भी नहीं हुई, है ना। अगर नहीं भी हुई, किसी पॉइंट पे किसी की छूट भी जाती है, ये तो नहीं रहेगा सेक्रीफाइस किया, इन्वेस्ट किया था, अपने आप को सेटिस्फेक्शन रहेगी, किसी भी मोड पे आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने त्याग किया। तो सबसे पहले क्या है कि जब सीए देखो त्याग तो मांगता है, सेक्रीफाइस तो मांगेगा, आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा, और ये थोड़े टाइम का सेक्रीफाइस आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देगा। सेक्रीफाइस में क्या हुआ कि जैसे स्टार्टिंग में ही आए तो फेसबुक वगैरह चलाते थे ये सब, तो मेरे को ये होगा कि यार मेरे को लगा कि यार ये फेसबुक चलाना क्या करना, कर क्या रहे हैं हम, सारा दिन चैटिंग कर रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, मिल क्या रहा है, कुछ रिटर्न थोड़ी मिल रहा है। तो मैं लिटरली अपना एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अभी फेसबुक छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सोचे कि ज्ञानी बाबा आ गया। आज के टाइम में ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इनके साथ भी अपडेट रहो, लेकिन बैलेंस बहुत जरूरी है। हर चीज़ का बैलेंस चाहिए, कोई भी चीज़ बैलेंस के बिना नहीं चलती। जैसे कि एक गाड़ी है, अगर आप नई नई गाड़ी कार चलाना सीखते हो, तो कार चलाना सीखना किसको कहेंगे? एक तो है कि जो हाईवे पे चला ले, सीधी सीधी चला ले, तो कोई भी चला लेगा। एक्चुअल में बेस्ट ड्राइवर किसको कहेंगे? जो कि बैलेंस करना जानता हो, जो कि मोड़ पे मोड़ना जानता हो, रोकना जानता हो, रेस देना जानता हो, जो घुमाना जानता हो, हर चीज़ जानता हो, बैलेंस करना जानता हो, उसको कहेंगे बेस्ट ड्राइवर। ऐसे ही आपको बेस्ट स्टूडेंट कब कहेंगे? जब आप बैलेंस करके चलोगे। हर चीज़ का एक ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाता है कोई? पारस वाले तो पीछे पड़ जाते थे, टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ। और मेरी +1 से ही मेरी हैबिट रही है कि मैं टाइम टेबल बनाता था, और बहुत बार टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था, बहुत बार नहीं होता, फिर से रिवाइज करता था, फिर से फॉलो नहीं होता था, फिर से रिवाइज करता था। जब तक फॉलो नहीं हो रहा उसको करते रहो। फेलियर होंगे, आप उसको टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, हम क्या करते हैं, फॉलो तो नहीं हो रहा, बनाना ही छोड़ देते हैं, बोला होता तो है नहीं। और हम कई बार क्या होता है कि एक ऐसा टाइम टेबल बना देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक, आज करूँगा 12 घंटे स्टडी, जैसे आज ही बन जाएंगे, अगले 120 घंटे घायल। वो नहीं, बैलेंस। तो बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मत हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू अनुज, बहुत खुशी हो रही है अनुज। ऐसे लग रहा है कि हमारे जो पिछले 25 साल का सफ़र था वो पूरा हो गया। ठीक है, तो मैं चाहूँगा एक बार ऐसी जोर की और क्लैपिंग हो कि ICI तक आवाज़ जाए। बहुत जोर, मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने भी पूरा 2 घंटे बहुत ही इंटरेस्ट लेके बहुत पेशेंसली उसको सुना साहब। ठीक है, लॉट ऑफ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। You are chartered accountant. You are future. You all are diamond. Thanks a lot. Giving me a pleasure. Thanks a lot. Warm regards. आपने बहुत सम्मान किया, बहुत पेशेंसली सुना, इतनी हिम्मत दिखाई, इतनी देर, मुझे तो पता भी नहीं टाइम क्या होगा, इतना लॉन्ग टाइम। बहुत थैंक्स अ लॉट। थैंक्स टू पारस सर। एक बात बोलूं? हाँ जी सर, आपका स्टूडेंट CA बन गया। God bless you. God bless you. God bless. Wow. Good.